ओके, स्टार्ट करते हैं एथिक्स। और लास्ट लेक्चर में हमने नेचर और कैरेक्टर के बारे में समझ लिया था। वी हैव अंडरस्टूड द वर्ड नेचर एज वेल एज द कैरेक्टर। नेचर क्या होता है? इनेट होता है, जन्मजात होता है। इसके बारे में हमने समझा था कि कोई भी बच्चा हो तो जन्म से पूरा या अच्छा नहीं होता, वो अनजान होता है चीजों से, वो उसका नेचर है। सांप का बच्चा हो, कुत्ते का बच्चा हो, बिल्ली का बच्चा हो, इंसान का बच्चा हो, वो सब अच्छे लगते हैं, स्वीट होते हैं। बड़े होने के बाद उनका वो कुछ ऐसे काम करते हैं जिस काम को हम लोग कंडक्ट कहते हैं, है ना, कि उनका बिहेवियर क्या हो गया। सांप है तो डस लेगा, सुअर है तो कचड़ा खा लेगा, कुत्ता है तो गली में भौंक लेगा, इंसान का है तो कुछ न कुछ कर लेगा। तो वो उनका कंडक्ट हो जाता है। उसके बाद कंडक्ट ही उनके कैरेक्टर को बिल्ड करता है। तो हमने देखा था कि कैरेक्टर इज नथिंग बट द रिफ्लेक्शन ऑफ कंडक्ट। ओके, उसके बाद हमने कहा था कि अब हम आगे पढ़ेंगे कि जितने भी अभी तक हमने वैल्यूज पढ़े, इथिक्स में वैल्यूज पढ़े, नॉर्म्स पढ़े, सोशल स्ट्रक्चर पढ़ा, सोसाइटी पढ़ा, तो दुनिया में जब हम एक नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि दुनिया में जितने देश हैं या जितने रीजन्स हैं, वहां पर हमें अलग अलग तरीके के वैल्यूज और अलग अलग तरीके के नॉर्म्स दिखाई देते हैं। जैसे भारत में लोगों की वैल्यूज कुछ और होंगी, लेकिन अफ्रीका में लोगों की वैल्यूज कुछ और होंगी, अरब में कुछ और होंगी, रसिया में किसी और तरीके का होगा, या फिर अमेरिका में किसी और तरीके का उनका नॉर्म्स या वैल्यूज हो सकता है। तो हम ये समझते हैं ये जो वैल्यूज हैं या नॉर्म्स हैं वो किन किन चीजों पर डिपेंड करते हैं, है ना, या कैसे ये डेवलप होते हैं। समझा? मैं यहाँ टॉपिक डालता हूँ कि व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अ सोसाइटी। ध्यान से समझना, बहुत आसान है। व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड different values of a society। एक समाज में अलग अलग तरीके के वैल्यूज या नॉर्म्स होने के पीछे क्या वजह हो सकती है। तो देखो, मैंने बार बार ये बात बताई है कि कोई भी टॉपिक जब हम पढ़ते हैं तो उनमें हमें अमूमन 5 चीजें देखनी चाहिए कि जैसे हिस्टोरिकल कोई एस्पेक्ट हो, ज्योग्राफी का कुछ कंट्रीब्यूशन हो, इकोनॉमिकल कुछ एस्पेक्ट हो, एथिकल कुछ एस्पेक्ट हो, या पॉलिटिकल कोई एस्पेक्ट हो। तो यहाँ पर भी सेम वही चीजें लागू होती हैं। तो पहले हम समझेंगे कि क्या कोई जियोग्राफिकल सिनेरियो हमें दिखाई देता है, या कोई भौगोलिक कारण हमें दिखाई देता है। एक तो हो सकता है कि ज्योग्राफिकल रीजन हो, ठीक है, पहली रीजन क्या हो सकती है? ज्योग्राफिकल। दूसरा रीजन, जब कहीं ज्योग्राफी होगा, लैंड होगा, जमीन होगी, समुद्र होगा, पहाड़ होगा, पर्वत होगी, मैदान होंगे, तो वहां पर लोग होंगे। और लोगों की स्टडी क्या कहलाती है? डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफिकल रीजन, डेमोग्राफिकल रीजन, है ना, डेमोग्राफिकल रीजन। अब जब लोग रहते हैं तो लोग अलग अलग रिलीजन के हो सकते हैं, एक रिलीजन के हो सकते हैं, या अलग अलग आइडियोलॉजी के हो सकते हैं, या सिमिलर आइडियोलॉजी के हो सकते हैं। तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि रिलीजन, रिलीजियस रीजन, या आइडियोलॉजिकल रीजन, आइडियोलॉजिकल रीजन, हम सबके बारे में अच्छे से समझेंगे अभी, जस्ट पॉइंट नोट डाउन करो। उसके बाद अगर हम बात करें, जब लोग रहते हैं तो काम धंधा करते हैं, अपने देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन करते हैं। अब सोचो कि अगर कोई ऐसा एरिया हो जहाँ पर लोगों को करने के लिए कुछ ना हो, इकोनॉमी बहुत ही वीक हो, तो वहां पर लोगों के क्या वैल्यूज होंगे, क्या नॉर्म्स होंगे। तो यानी इकोनॉमिकल रीजन कैन बी अ फैक्टर बिहाइंड द डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज, है ना। इकोनॉमिकल
इकोनॉमिकल रीजन हो सकता है। और जब हम इकोनॉमी वगैरह की बात करेंगे, देश की बात करेंगे, तो हो सकता है कोई देश ऐसा हो जहाँ पर मोनार्की हो, कुछ देश ऐसा हो जहाँ पर डिक्टेटरशिप हो, कुछ देश ऐसा हो जहाँ पर रिपब्लिक हो, यानी वहाँ एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। तो पांचवी चीज आ जाती है कि कोई पॉलिटिकल रीजन, पॉलिटिकल, पॉलिटिकल, सही लिख रहा हूँ, पॉलिटिकल, हाँ, कभी कभी गड़बड़ होगी। पॉलिटिकल रीजन के 5 पॉइंट हमें देखने हैं। कौन कौन से? कि डिफरेंट वैल्यूज, किसी भी सोसाइटी में अलग अलग तरीके के वैल्यूज, यानी जैसे हम देखते हैं दुनिया है, दुनिया में हर जगह लोग अलग अलग चीजों को फॉलो करते हैं। इंसान हैं, एक सब इंसान है, लेकिन सब अलग अलग तरीके से जीते हैं। तो उनके अलग अलग तरीके से जो लोग जीते हैं उसके पीछे क्या वजह हो सकती है, ठीक है। और उन वजहों में हमें ये 5 चीजें देखनी है। कौन कौन सी? ज्योग्राफिकल कोई रीजन हो सकता है, डेमोग्राफिकल, डेमोग्राफी का मतलब पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, population। वजह हो सकती है, रिलीजियस या आइडियोलॉजिकल रीजन हो सकता है, इकोनॉमिकल या पॉलिटिकल रीजन हो सकता है। पॉलिटिकल यानी राजनीतिक, इकोनॉमिकल यानी अर्थशास्त्र कह लो, है ना, या मौद्रिक कहना चाहो कह लो, रिलीजियस मतलब धार्मिक, और ज्योग्राफिकल मतलब भौगोलिक। ये हिंदी वाले टर्मिनोलॉजी है, वो समझ सकते हैं। अब हम समझते हैं पहले ज्योग्राफिकल, ठीक है। अगर मैं ज्योग्राफी की बात करता हूँ, जैसे मैं तो यहाँ मैं लिखूंगा, तो ये दिखाई दे रहा है या कोई और कलर इस्तेमाल करूँ? दिख रहा है ना, ज्योग्राफिकल। अब जब ज्योग्राफी आएगी, जैसे हम भारत में देखेंगे, तो भारत की बहुत ही अच्छी ज्योग्राफी है। भारत में हमें समुद्र भी देखने को मिल जाता है, भारत में हमें पहाड़ भी देखने को मिल जाते हैं, भारत में हमें नदियां देखने को मिल जाती हैं, ग्लेशियर्स देखने को मिल जाते हैं, डेजर्ट देखने को मिल जाते हैं, मैदान देखने को मिल जाते हैं। मतलब अगर इस पूरी पृथ्वी पर हमें कोई एक ऐसा लैंडमास ढूंढने को मिले, या एलियन ऊपर से देखे, कोई एक ऐसा लैंडमार्क जो हमारे लिए बहुत अच्छे से सूटेबल हो, मतलब वो हर चीजें हमें मिल जाए, तो भारत दिखेगा। भारत में तुम्हें 3 तरीके के मौसम दिख जाएंगे, 3 तरीके की फसलें दिख जाएंगी, हैं, अलग अलग धर्मों के लोग दिख जाएंगे, नदियां दिख जाएंगी, मैदान दिख जाएंगे। मतलब अगर भारत देश को अच्छी तरीके से चलाया जाए, तो यहाँ पर किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। हमारे पास रिसोर्सेज भी है, सब कुछ है कि नहीं? तो हम अगर ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो ज्योग्राफी में 2 चीजें आती हैं। मान लेते हैं कि कहीं ये पूरे मैं पृथ्वी की बात कर रहा हूँ, हाँ, पृथ्वी पर कोई ऐसा कंट्री है जहां पर एग्रीकल्चरल जो रिसोर्सेस है, यानी खेती, एग्रीकल्चरल रिसोर्सेस वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। यानी कि वहां पर खाने पीने की कोई कमी नहीं है। तुम्हें धान उगाना है, धान उगाओ, गेहूं उगाना है, गेहूं उगाओ, चना मटर दाल उगाओ, सरसों तेल उगाओ, जो करना है करो, बढ़िया एकदम फर्टाइल लैंड है, और अच्छे से तुम्हारा भरण पोषण हो सकता है। तो एक बात बताओ, वहां पर तुमको क्या लगता है कि किस तरीके की वैल्यूज लोगों के अंदर आएंगी? क्या लोग मांस मछली मीट खाना पसंद करेंगे, या साग भात खाना पसंद करेंगे? क्या लगता है? वहां पर लोग वेजिटेरियन, 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 ठीक है, वेजिटेरियन रहना पसंद करेंगे, ठीक है। तो भाई ऐसी जगह पे जहां पर एग्रीकल्चरल रिसोर्सेस बहुत अच्छे होंगे, वहां पर कैसी वैल्यूज होंगी? वेजिटेरियन वाले होगी, यानी कि लोग जो है शाकाहारी रहना पसंद करेंगे। वेजिटेरियन मतलब शाकाहारी, शाकाहारी, ठीक है, शाकाहारी। अब बताओ, सोचो कि दुनिया में ऐसा कोई एरिया है, जैसे कि ये हो गया अरब वाला एरिया होगा, अरब पेनिनसुला, जहां पर एग्रीकल्चरल रिसोर्सेस बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जहां पर मतलब कि पॉसिबल इन द सेंस बहुत कम मात्रा में होती है, या तो
इंपोर्ट करते हैं दूसरे देशों से, ठीक है? और कोई भी देश है, कोई भी लैंड मास है, तो बहुत अधिक अमाउंट में तो इंपोर्ट कर नहीं पाएगा। तो उन्हें अपने आस-पास जो भी चीज़ अवेलेबल है, उससे अपना काम चलाना पड़ेगा। तो देखा गया कि भाई जो अरब वाले एरिया में जो मवेशी होते हैं, यानी कि जो गाय, भैंस, ऊँट, बकरी वगैरह जो होते हैं, इन लोगों का जो कंज़म्पशन हो गया, वो इन पर चला गया। मतलब कि वो लोग साग-भात की जगह मटन, मछली और जो है खसी बकरी खाने लगे। तो यहाँ के एरिया में जहाँ पर एग्रीकल्चरल रिसोर्सेस बहुत ही कम होंगे, वहाँ के लोगों की वैल्यूज़ कैसी होगी? नॉन वेजिटेरियन वाली। नॉन वेजिटेरियन, ठीक है? नॉन वेजिटेरियन। वहाँ पर किसी भी एनिमल की जो सैक्रिफाइस होगी, एनिमल सैक्रिफाइस, ये उनके लिए कोई भी बुरा काम नहीं होगा। लेकिन जहाँ पर लोग शाकाहारी रह रहे हैं, अगर वहाँ पर जानवरों को मारा जाए, वहाँ पर जानवरों को अगर मारा जाए, तो उनके लिए क्या होगा? अरे बाबा पाप लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, है कि नहीं? उनके लिए जानवरों को मारना एक नेगेटिव वैल्यूज के अंदर आ जाएगा। लेकिन वही अरब में जानवरों को मार के खाना, मीट खाना, ये उनके लिए पॉजिटिव वैल्यू है। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ जब साग-भात नहीं मिल रहा है, दाल-चावल रोटी नहीं मिल रही है, तो क्या खाएँगे? ऐसा तो है नहीं कि इंसान बिना खाए रह सकता है, उसे कुछ न कुछ तो खाने के लिए चाहिए ही चाहिए, है कि नहीं? ओके। अच्छा बताओ, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, एक एस्पेक्ट मैंने कहा कि भाई एग्रीकल्चरल रिसोर्स, उसी तरीके से ज्योग्राफी का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है अदर रिसोर्सेज में। ठीक है, मैं यहाँ लिख दूँ रिसोर्सेज, अदर रिसोर्सेज। जैसे मान लो कि तुम्हारे यहाँ जो कोई मिनरल्स निकल आया, है? जैसे यहाँ अरब में तेल के कुएं बहुत है, खेती बाड़ी नहीं होती तो तेल के कुएं होते हैं, और जब तेल के कुएं होते हैं तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो तेल बेचते हैं और उससे पैसा कमाते हैं, उससे इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन करते हैं, शेख बन जाते हैं, है ना? अल हबीबी वाले जो रहते हैं सब क्या करते हैं? कहते हैं ना हमारे यहाँ तो 100 तेल के कुएं हैं। तो फिर अलग देश के मतलब कि दूसरे देशों से लोग वहाँ पर जाते हैं, तेल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, वहाँ पर लेबर का काम करते हैं। जैसे हमारे भारत से भी मिडिल ईस्ट में बहुत सारे वर्कर्स जाते हैं, जो वहाँ से पैसा डायरेक्ट भारत में भेजते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? रेमिटेंस कहते हैं। इकोनॉमी में हमने पढ़ा हुआ है ना? तो जहाँ पर रिसोर्सेस अच्छे होंगे, अगर मैं कहूँ कि जहाँ जिस देश में रिसोर्सेस अच्छे होंगे, उस देश में ये देखा जाता है कि जो बूढ़े लोग हैं या एक आम जिंदगी की जो लाइफ स्पैन होती है वो अच्छी होती है, वो लंबे समय तक जीते हैं। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज अच्छा रहेगा उस देश में, तो वहां पर इकोनॉमी अच्छी रहेगी। इकोनॉमी अच्छी रहेगी तो लोगों का लाइफ स्टाइल अच्छा होगा, लोगों को खाने की कमी नहीं होगी, है ना? अगर देश में उग नहीं रहा है तो बाहर से इम्पोर्ट करवा सकते हैं, है ना? तो जहां पर रिसोर्सेज अच्छी होती हैं, वहां पर जो लोगों की लाइफ होती है वो कैसी रहती है? लाइफ लंबी होती है, लॉन्ग होती है। तो ऐसे देशों में अगर तुम बुढ़े हो जाते हो तो तुम्हें घबराने की कोई बात नहीं। तुम्हारी सुरक्षा पूरी की पूरी क्या करती है? वहाँ की सरकार वगैरह देख लेती है। लोग मिल के तुम्हारी सेवा करते हैं, है कि नहीं? लेकिन सोचो दुनिया में ऐसा कोई जगह हो जहाँ पर लोगों को खाने के लिए ही पूरी तरीके से ना मिल रहा हो। अब परिवार में अगर 5 लोग हैं, ठीक है? 5 लोग हैं और ये पाँचों लोग तब तक ही सस्टेन कर सकते हैं जब तक ये पाँचों कमा रहे हैं। अगर इनमें से कोई एक भी ऐसा हो गया कि जो अब कमाना बंद कर दिया हो और ये सिर्फ खा रहा हो यानी कंज्यूम कर रहा है, तब ये चारों लोग सस्टेन नहीं कर पाएँगे। तो मैंने रसिया या जो ये नॉर्थ पोल वाले रीजन होता है, वहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है एस्किमो। एस्किमो के बारे में मैंने बताया था कि अब यहाँ का सिचुएशन ऐसा है, ज्योग्राफिकल एरिया ऐसा है कि ना तो यहाँ पर खेती हो पाता है, ना ही इतने अमाउंट में जानवर मिल पाते हैं क्योंकि इतना ठंड है, टुंड्रा टैगा जो प्रदेश रहता है, वहाँ पर ठंड बहुत अधिक होती है। तो वहाँ पर ऐसे पेड़-पौधे भी नहीं उगते कि जो फल दे, हैं? ऐसे जानवर भी नहीं मिलते हैं कि जिन्हें मारकर खाया जा सके और ना ही ऐसा कुछ होता है कि खेती वगैरह कर सके। वहाँ सिर्फ वहाँ की जो मछलियाँ मिलेंगी, समुद्र वगैरह होंगे, वहाँ जो मछलियाँ मिलेंगी उस पर ज़्यादातर लोग सर्वाइव कर सकते हैं। जो इस
एस्किमो जनजातियां होती हैं, उनके घर में अगर 5 लोग हैं, पांचों काम कर रहे हैं, तो इनका घर अच्छे से चल रहा है। लेकिन मान लो इनके यहाँ कोई एक छोटा बच्चा पैदा हो गया, ठीक है, एक एक्स्ट्रा बच्चा पैदा हो गया और एक आदमी है जो बूढ़ा हो गया है। क्या हो गया है? बूढ़ा हो गया है। अब ये काम नहीं कर रहा है लेकिन कंज्यूम बराबर कर रहा है। तब इसमें से या तो बूढ़ा जिंदा रहे या तो बच्चा जिंदा रहे। अगर बूढ़ा जिंदा रहेगा तो बच्चे को खाना नहीं मिल पाएगा और बच्चा जिंदा रहेगा तो बूढ़े को खाना छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे समाज में ऐसी वैल्यूज डेवलप होती हैं कि जो भी इंसान 50 साल की जिंदगी जी लेता है, अच्छा खासा अपना पूरा लाइफ स्पेन जी लेता है, तो देखता है कि अगर अब परिवार में कोई नया सदस्य आ चुका है तो अब मुझे मर जाना चाहिए, और वो जा करके अपनी जान ले लेता है, मार देता है अपने आप को, ठीक है, या समाज वाले ही मिलके उसे मार देते हैं। तो वहां पर किसी की जान ले लेना या किसी बूढ़े को मार देना वो उनके लिए नेगेटिव वैल्यू नहीं है। लेकिन वही अलग क्षेत्रों में जहां पर अच्छे रिसोर्सेस हैं, जैसे जापान वगैरह एरिया हो गया, ठीक है, जापान, जहाँ पर अच्छे-अच्छे रिसोर्सेस, इधर है जापान, कहाँ कर रहा है? अच्छे-अच्छे रिसोर्सेस हैं, भारत हो गया, ठीक है, या अफ्रीकन कंट्री हो गई या अमेरिकन कंट्री हो गई, तो यहाँ पर क्या लोग एक दूसरे को मार देंगे या जो लोग बूढ़े हो गए हैं उन्हें मार देंगे? नहीं, नहीं मारेंगे क्योंकि उनके यहाँ रिसोर्सेस अवेलेबल है। समझ में आ रहा है? तो ज्योग्राफी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इतना ये क्लियर हुआ क्या? अच्छा, अब देखो, ये जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी से जैसी ज्योग्राफी होगी वैसा ही वहाँ का क्लाइमेट होता है, ठीक है? दूसरा देता हूँ, पहली चीज हमको यहाँ ज्योग्राफिकल रीजन में पहला हमने देख लिया कि रिसोर्सेस। पहली चीज हमने देखा रिसोर्सेस। रिसोर्सेस में एक मैंने एग्जांपल ले लिया एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर, ठीक है। दूसरा चीज हमें देखना है कि भाई जैसी ज्योग्राफी होगी वैसा वहां का क्लाइमेट होगा, है ना, क्लाइमेट, जलवायु। यानी अगर हम भारत की बात करें तो भारत की ज्योग्राफी की बनावट कुछ कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर हमें 3 तरीके की जलवायु देखने को मिल जाती है ना? बारिश देखने को मिल जाता है, ठंडी देखने को मिल जाती है, गर्मी देखने को मिल जाती है। लेकिन क्या रसिया में तुम्हें 3 तरीके की जलवायु देखने को मिलती है? नहीं। क्या मिडिल ईस्ट में तुम्हें 3 तरीके की जलवायु देखने को मिलेगी? नहीं, है ना? या क्या अफ्रीका में तुम्हें 3 तरीके की जलवायु देखने को मिलती है? नहीं। हाँ? तो जब जलवायु या क्लाइमेट अलग-अलग होगी, तो उसी हिसाब से ही तो वहाँ के वैल्यूज भी डेवलप होंगे। अब जैसे मैं मिडिल ईस्ट की बात करूँ, तो मिडिल ईस्ट में पूरा रेत ही रेत है। वहाँ पर जो है बारिश ना के बराबर होती है। वहाँ हवाएँ एकदम भरपूर चलती हैं क्योंकि चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है, इधर भी समुद्र है, इधर समुद्र है, इधर समुद्र है। तो तुमको पता है समुद्र में तो हवा हमेशा चलती रहती है और जो हवाएँ होती है समुद्र से उठती हैं और लैंड मास की तरफ जाती हैं। तो वहाँ पर तूफान आते रहते हैं। जब तूफान आएगा तो रेत उड़ेगा और रेत उड़ेगा तो इंसानों की आँख में जाएगा, कान में जाएगा, नाक में घुस जाएगा। इसलिए वहाँ के जो लोग होते हैं वो ऐसे कपड़े का इजाद करते हैं जो जो उन्हें इस रेत के तूफान से बचा सके। तो वहाँ के लोगों का पहनावा कैसा होता है? महिलाएं पूरी तरीके से बुर्का पहनेंगी, जो आदमी होते हैं वो पूरा फुल लेंथ कपड़ा पहनते हैं, है ना? अब वहाँ पर देखो कि गर्मी इतनी पड़ती है ना? गर्मी इतनी पड़ती है क्योंकि रेत है और जमीन की खासियत क्या होती है कि वो बहुत जल्दी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। दिन में बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और रात में बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। तो रात में वहाँ पर जैसे कि अगर आप राजस्थान में हो तो राजस्थान में इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हो। भई दिन में भयानक गर्मी हो जाती है, रात में ठंड हो जाता है ना? तो जब ऐसा दिन में गर्मी हो जाती है तो वो कपड़े भी कुछ इस तरीके से पहनेंगे इस कलर का कि जो अधिक से अधिक हीट को रिफ्लेक्ट कर सके। तो वहाँ के कपड़ों का कलर अगर देखो तो व्हाइट रहता है मोस्टली, है कि नहीं? वहाँ के कपड़ों का कलर क्या रहता है? व्हाइट रहता है। तो हम किस रंग के कपड़े पहनेंगे, किस ढंग के कपड़े पहनेंगे, ये डिपेंड करता है कि हमारे यहाँ की ज्योग्राफी कैसी है और ज्योग्राफी जैसी रहेगी वैसा क्लाइमेट रहेगा। तो क्लाइमेट के ऊपर
जिस तरीके का क्लाइमेट होगा उसी तरीके के हमारी वैल्यूज भी डेवलप होंगी। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब ये मैंने गर्म क्लाइमेट बता दिया। अब क्लाइमेट भी तो दो तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि मैंने अरब में बताया गर्म है, लेकिन रसिया में क्या है? रसिया में ठंड है, कनाडा यूएस में ठंड है, यहाँ ब्राजील में ठंड है, ऑस्ट्रेलिया में ठंड है। तो क्लाइमेट दो तरीके की हो सकती है, कोल्ड हो सकता है, वार्म हो सकता है ना? कोल्ड हो सकता है, वार्म हो सकता है। अच्छा, जहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड रहेगा तो वहाँ के लोग जो रहेंगे मोटे-मोटे कपड़े पहनेंगे। अब उन्हें ठंड से बचाने के लिए उनके शरीर पर चर्बी भी पाई जाएगी, तो वो एकदम थुथले-थुथले होंगे। जैसे चाइना वालों को देख लो, यहाँ भयानक ठंड पड़ती है, इतने मोटे हो जाते हैं कि उनकी आँख तक नहीं दिखती है। जापानियों को देख लो, रशियंस को देख लो, है कि नहीं? मोटे-मोटे होते हैं। और दूसरी चीज़, अगर इन्हें सर्वाइव करना है, तो इन्हें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो जो वर्क होता है, ये कैसा करना पड़ेगा? हार्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखोगे तो लकड़ी काटने का काम बहुत ज़बरदस्त होता है। लोग लकड़ी का काटते हैं एकदम, और वहाँ के जो पेड़ होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, तो उसको काटने में भी लोगों का पसीना निकल जाता है। क्यों? जब वो हार्ड वर्क करेंगे तो उनके अंदर ब्लड फ्लो अच्छे से होगा, उनके अंदर गर्मी बनेगी, है ना? तो वहाँ के लोगों का अगर बॉडी स्ट्रक्चर देखेंगे, तो ऐसा लगता है जैसे एकदम जिम करके आए हुए हैं। जो भारत में लोग जिम करके बनाते हैं, वो वहाँ पर लोग नेचुरली वैसा हो जाते हैं। समझ में आया कि नहीं? दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि अब इतनी ठंड है, ठंड में हमें चाहिए गर्मी, तो गर्मी लेने के लिए वो मीट का भी कंजम्पशन कर सकते हैं, क्योंकि जो मीट होते हैं यानी अ, ये नॉन-वेज होता है, नॉन-वेज में हीट की मात्रा बहुत अधिक रहती है, ठीक है? उसको खाने से गर्मी शरीर में ज़्यादा बढ़ता है, तो मीट का कंजम्पशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो हमें देखने को मिलता है कि जो भी पोलर रीजन है या ठंडे प्रदेश वाले हैं, वहाँ पर जो सूअर होता है, सूअर का मांस बड़ा ही फेवरेट होता है उनका। बढ़िया दबा के वो नाश्ता में छोटा-सा सूअर काट लेंगे, भून लेंगे और उसको खाएँगे। जैसे हम यहाँ ब्रेड और अ, ये दूध ब्रेड खा लेते हैं, वैसे वहाँ पर सूअर खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सूअर क्या वैसे ही भारत में भी लोग सूअर खाते हैं क्या उतना चाव से? नहीं खाते हैं चाव से। ऐसा नहीं कि एकदम नहीं खाते, ऐसे एरिया हाँ, जहाँ पर भारत में गाँव वाले विलेज का एरिया ऐसा है, जहाँ पे लोग सूअर वगैरह खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट उस हिसाब से नहीं खाते कि भाई सुबह उठते ही सूअर चाहिए उनको, हाँ, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद तीसरी चीज़ क्या हो सकती है कि यहाँ पर लोग लीकर यानी दारू, लीकर। अब इस लीकर में वो लोग वाइन का सेवन करते हैं। अब इनके यहाँ बढ़िया जो दारू ऐसा जो भारत में पौवा-वौवा मिलता है वैसा वाला नहीं रहता है। वहाँ पर मतलब वाइन चलता है वाइन, है ना? बढ़िया अंगूर, फ्रूट्स वगैरह का सबका वाइन चलता है, क्योंकि ज्योग्राफी में मैंने पढ़ा था कि ये जो एरिया है, यहाँ पर सबसे अधिक सिट्रस फ्रूट्स का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। जो मेडिटेरेनियन सी का एरिया है, यहाँ पर खट्टे फलों का उत्पादन बहुत अधिक होता है। तो खट्टे फलों से ही वाइन वगैरह बनाए जाते हैं, शराब वगैरह बनाया जाता है ना? तो अगर तुम देखोगे यहाँ के जो लोग जो ठंडे प्रदेश वाले हैं, उन लोगों के लिए दारू, शराब जो है, ये कोई ऐसी बात नहीं रहेगी कि नहीं-नहीं हमें दारू नहीं पीना चाहिए। जैसे भारत में मम्मी घर से बाहर निकलते समय कहती है कि बेटा तुमको 1 ग्लास दूध पीना पड़ेगा। वहाँ पर वहाँ पर मम्मी कहेगी बेटा बाहर जा रहे हो 1 ग्लास वाइन लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो वहाँ ये कल्चर है कि सब सब खाना खाने के बाद बैठेंगे, बढ़िया एक-एक वाइन लेंगे और मस्त अ, चीयर्स करेंगे और पिएँगे। तो वो उनका उनका वैल्यू हो गया है। क्यों उनकी वैल्यू ऐसी हुई? क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट ऐसा है। मिलता है ये नहीं, वहाँ का क्लाइमेट ऐसा है। मिलता है, मिलने को तो भारत में भी मिलता है, कहाँ नहीं मिलता है? मिलता हर जगह है। बट वहाँ का क्लाइमेट ऐसा है। और वो मतलब वो शौक से नहीं ले रहे हैं, वो नहीं लेंगे तो फिर जिंदा नहीं रह पाएँगे। और वैसे ही तुम भारत में देखो, जैसे जो आर्मी वाले होते हैं या जो ठंडे प्रदेश में रहते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर में जो रहते हैं, वहाँ के लोग दबा के जो है दारू वगैरह पीते हैं, है ना? उनको जो है आर्मी वालों को बढ़िया-बढ़िया ब्रांड की जो दारू सर्व की जाती है, दी जाती है पीने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं पिएँगे तो काम कैसे करेंगे? उनके अंदर हीट कैसे जनरेट रहेगी?
है कि नहीं? है ना? तो दारू पीना या वाइन पीना, मीट का कंजम्पशन करना, ये डिपेंड किस पे करता है? क्लाइमेट पे। अब भारत की क्लाइमेट कैसी है? भारत की क्लाइमेट वार्म है, ना तो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, एक मीडियम कैटेगरी का आता है। लेकिन अब क्लाइमेट चेंज की वजह से देखा जा रहा है कि फरवरी में जहाँ ठंड पड़नी चाहिए, अब वहाँ पर गर्मी पड़ रही है। जहाँ बारिश होनी चाहिए 4 महीने, 2 महीने में बारिश होके खत्म हो जा रहा है, बाकी के महीने सूखा पड़ रहे हैं। ठंड का कुछ अलग ही माहौल चल रहा है कि 1 महीने एकदम कड़ाके की ठंड पड़ेगी, फिर दूसरे महीने ठंड ही नहीं पड़ेगी। पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है और इसका ह्यूमन लाइफ पर, एनिमल लाइफ पर, प्लांट लाइफ पर बहुत ही बुरा असर पड़ने वाला है। समझ में आ रहा है? तो बताओ, अगर मैं पूछूं कि ठंडे एरिये और गर्म एरिये की अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करने वाले लोग कहाँ मिलेंगे हमें? कोल्ड एरिया में या वार्म एरिया में? कोल्ड एरिया में। वार्म एरिया में जो लोग रहते हैं उनके अंदर लेजीनेस लेजीनेस बहुत अधिक रहता है। तो यहाँ भारत में भी देखो, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो बहुत हार्ड वर्क करते हैं। नहीं तो लोग ना काम को टालते रहते हैं, उनके अंदर टाइम की जो कहते हैं ना कि टाइम बाउंडेशन, ये नहीं रहता है। अगर भारत में कहीं ऑफिस है कि 9 बजे पहुंचना है, वो खींच तान के 10:30 तक ले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो अलग मुद्दा हो जाता है कि ट्रैफिक भी हो जाती है, ये सब अलग-अलग हो जाता है, लेकिन लोगों का माइंडसेट। यही चीज़ जापान में तुम्हें देखने को नहीं मिलेगी। जापान में लोग टाइम के बहुत ही पाबंद होते हैं। वहाँ पर अगर 7 बजे कोई ऑफिस चालू होगा तो लोग 7 बजे पहुँचते हैं, ठीक है? शार्प में। और यही चीज़ है जो उनकी इकोनॉमी को बूस्ट करता है, नहीं तो जापान जो रिंग ऑफ फायर के अंदर आता है, ज्योग्राफी में हमने पढ़ा है कि भाई यहाँ पर जितने भूकंप, जितने सुनामियाँ आती हैं, शायद ही कहीं आते हो। यहाँ हर दूसरे तीसरे कुछ न कुछ आते रहते हैं। तो वो लोग उस तरीके से हैबिटेड हो चुके हैं कि भाई अच्छा मुझे कैसे रहना है, किस तरीके से काम करना है। हमारा हमेशा डिस्ट्रक्शन होते रहता है, कभी आज घर बनाया कल टूट जाएगा, चलेगा कि नहीं चलेगा। तो नए-नए टेक्नोलॉजी, नए-नए जो है मटेरियल पर काम करते रहते हैं। समझ आ रहा है? तो किसी भी सोसाइटी में वैल्यूज के डेवलप होने के पीछे ज्योग्राफिकल रीजन क्या हो सकता है, ये क्लियर हुआ क्या? ज्योग्राफिकल रीजन में मैं एक बार जस्ट ये कर देता हूँ कि देखो तुमको क्या याद रखना है। पहली चीज, अगर मैं कह दूं ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफिकल तो ज्योग्राफिकल में तुम्हें दो चीजें देखनी है। एक तो रिसोर्सेस, रिसोर्सेस, और दूसरा क्लाइमेट। दूसरा क्लाइमेट। रिसोर्सेस अच्छे हो सकते हैं, गुड या अबंडेंट, या बैड हो सकते हैं, मतलब कि बहुत कम हो सकते हैं। बैड का मतलब लेस, लेस तो गुड का मतलब अच्छे, ज्यादा हो सकता है। और क्लाइमेट कोल्ड हो सकता है या वार्म हो सकता है। ठीक है? तो अब इसके हिसाब से मैंने जितना एक्सप्लेन किया ये ध्यान में रहेगा। पहला फैक्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है कि अच्छा भाई ज्योग्राफिकल रीजन कैसे हो सकता है। अब दूसरा आते हैं हम लोग डेमोग्राफिकल रीजन यानी पॉपुलेशन पर, कि दुनिया में कहीं पर पॉपुलेशन भयंकर है, जैसे चाइना है ना, 140-45 करोड़। भारत उसके पीछे लगा हुआ है कि हम भी आगे बढ़ेंगे। अब आने वाले कुछ सालों में भारत चाइना को भी, है ना, भारत जो है चाइना को बीट कर देगा। आगे आ गया, हमने बीट कर दिया है। अच्छा, ओके, बीट कर दिया तो कोई बात नहीं, किसी चीज में आगे हो जाएंगे। तो देखते हैं कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं कि अगर कहीं पर पॉपुलेशन बहुत अधिक है और बहुत कम है पॉपुलेशन, तो वहां पर किस तरीके की वैल्यूज निकल कर आ सकती है। मैं यहाँ लिखता हूँ डेमोग्राफी, डेमोग्राफिकल रीजन। डेमोग्राफिकल का मतलब पॉपुलेशन। अब देखो, पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो हो सकता है कि कुछ एरिया ऐसे हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जहां पर पॉपुलेशन
हद से अधिक हो, यानी ओवर पॉपुलेटेड। पॉपुलेशन क्या हो? ओवर हो, हद से अधिक हो। और कुछ जगह ऐसी हो सकती है जो अंडर पॉपुलेटेड हो, वहां पर पॉपुलेशन मतलब बहुत ही कम है। तो एक बात बताओ, जहां पर पॉपुलेशन हद से अधिक होगा, वहां पर हर चीजों के लिए कंपटीशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? भारत में एक अगर सीट निकल जाए चपरासी की, तो उस एक चपरासी के सीट के लिए कम से कम 1000 फॉर्म भरे जाएंगे, है ना? और अगर रेलवे ग्रुप डी का 1000 सीट निकाल दे, तो 1 करोड़ लोग फॉर्म भर देंगे, कोई दो राय नहीं है। समझ आ रहा है? तो इससे क्या पता चलता है कि भाई जहां पर पॉपुलेशन बहुत अधिक होते हैं, वहां के लोगों के अंदर कंपटीशन करने की क्षमता बहुत अधिक आएगी। यानी एक कॉम्पिटिटिव जो वैल्यूज है, ये ऑटोमेटिकली डेवलप होगी। सब एक दूसरे को बीट करना चाहेंगे, सब एक दूसरे को पीछे भेजना चाहेंगे, है ना? तो यहाँ पर एक वैल्यू क्या आ जाएगी? कंपटीशन। कंपटीशन बहुत अधिक होगा, हर एक चीजों में कंपटीशन बहुत अधिक होगा। और जहां पर अंडर पॉपुलेशन होगा, अच्छा कंपटीशन होता है, कंपटीशन के साथ साथ लोगों को, लोगों की जो लाइफ होती है, वो लाइफ इतनी अच्छी नहीं होती है। लोग बहुत ही कम चीज मतलब कि चीजों में अपनी लाइफ को सरवाइव करते हैं। यहाँ भारत में मिडिल क्लास जो होता है ना, कि भाई एक अपर क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है ना? इकोनॉमी के हिसाब से अगर हम देखें कि इतना अधिक पॉपुलेशन है हमारे यहाँ, कि अगर गवर्नमेंट कुछ चाहे डिस्ट्रीब्यूट करना, तो वो पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि हद से अधिक लोग हैं। अगर खाने के लिए, जैसे हमारे पास 1 बोरा खाना है, 1 बोरा गेहूं है, अब उस 1 बोरा गेहूं लेने के लिए अगर हम किसी को 1-1 किलो देना चाहे, मान लो कि 1 बोरे में 100 किलो है, तो 100 लोग को दे सकते हैं। लेकिन भाई लेने वाले 1 करोड़ हैं, तो बताओ क्या किसी को सही से मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो क्या लोग अपनी जिंदगी बहुत ही पीसफुली बिता पाएंगे या जॉयफुली बिता पाएंगे? नहीं। तो यहाँ पर पीस कम होगा, जॉय लाइफ में कम होगा, जॉय लाइफ में कम होगा। लोग कंपटीशन के पीछे इतना भागते हैं कि उनके अंदर क्रिएटिविटी मर चुकी होती है, तो भाई वो कुछ क्रिएटिविटी भी करना है, तो क्रिएटिविटी बहुत कम होगा, कम होगा। लेकिन सोचो ऐसा एरिया है जो अंडर पॉपुलेशन है, मान लो कि यूके है? यूके में हम देखें कि मान लो कि वहाँ 8 लाख आबादी, मान लेते हैं कि 8 लाख की आबादी है। हाँ? 8 लाख की आबादी है, उसके बाद उनका इकोनॉमी बढ़िया है, वहाँ पर रिसोर्सेज अच्छे मिल जाते हैं, सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो यहाँ में लोगों में क्या ज़्यादा कंपटीशन होगा? नहीं, यहाँ पर लेस कंपटीशन होगा। कंपटीशन कंपटीशन लेस होगा। तो तुम देखते होगे कि भाई दूसरे देशों से लोग जा जा करके वहां पर काम कर रहे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? कभी ये देख रहे हो ना कि अमेरिका से कोई भारत आया काम करने के लिए, चाइना से भारत आया काम करने के लिए, है? या अफ्रीका से भारत आया काम करने के लिए? नहीं देखने को मिलता है। लोग भारत से जाते हैं, यूएसए जाएंगे, कनाडा जाएंगे, चाइना जाएंगे, जापान जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, समझा? तो जहाँ पर पॉपुलेशन कम है, वहाँ पर कंपटीशन कम है। कंपटीशन कम है, रिसोर्सेज अच्छे हैं, तो लोगों की जिंदगी जॉयफुल होगी, जॉयफुल लाइफ, एकदम बढ़िया से आनंद से जिएंगे, आनंद से जिएंगे। वहाँ के लोगों के अंदर पीस भी अच्छा होगा। पीस, तो तुम यहाँ देख लो, जो नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, टॉप 5 की जो रैंकिंग होती है, मतलब कोई भी दुनिया में रैंकिंग निकाल दो, तो टॉप 10 में यहीं के देश आ जाते हैं। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, यही सब आ जाएंगे, डेनमार्क वगैरह ही आ जाएंगे वहां के लोगों में, है कि नहीं? उसके बाद उनके अंदर क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी क्योंकि ज्यादा कंपटीशन है नहीं, तो अपने आप पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं, तो चीजों को क्रिएटिव कर पाते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो ये हो गया हमारा पॉपुलेशन के रेस्पेक्ट में। अब हम देख सकते हैं, जैसे एक दूसरा एस्पेक्ट भी हो सकता है, जहां पर पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन डाइवर्स भी तो हो सकती है। डाइवर्स का मतलब अलग अलग तरीके के लोग हो सकते हैं। मैं यहाँ लिख दूं डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी। अब जब मैं डाइवर्सिटी की बात करता हूँ,
तो डाइवर्सिटी में दो तरीके के लोग आते हैं, एक तो होमोजीनियस और दूसरा हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस, होमोजीनस, दूसरा होता है हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस, ठीक है, होमोजीनस, हेट्रोजीनस। अच्छा, होमोजीनियस का होमो मतलब सेम, जैसे कि कोई ऐसा एरिया है, कोई ऐसा देश है जहां पर एक ही कल्चर के लोग हैं। जैसे क्रिश्चियनिटी मानने वाले हैं तो सब क्रिश्चियनिटी को ही फॉलो करते हैं। मैं यहाँ लिख दूं, मान लो मोनो कल्चर या मोनोलिथिक कल्चर इसको कहते हैं, मोनोलिथिक कल्चर, मोनोलिथिक कल्चर। इस्लाम मानने वाले हैं तो इस्लाम को ही मानते हैं सारे लोग, हिंदुइज्म को मानने वाले हैं तो सब हिंदुइज्म ही मानते हैं। ऐसा कोई मान लो मोनोलिथिक कल्चर है। अब जब कभी भी एक ही कल्चर होता है तो वहां पर क्या हो जाता है, लोग ना रिजिड हो जाते हैं, मतलब कि अपने धर्म के अलावा या अपने कल्चर के अलावा किसी दूसरे के कल्चर को समझते ही नहीं। उनके अंदर रिजिडिटी आ जाती है। रिजिडिटी के साथ साथ वो ऑर्थोडॉक्स हो जाते हैं, पुरानी विचारधारा वाले। वो कल्चर के अलावा किसी और विषय में ज्यादा सोच ही नहीं सकते हैं। वहां पर डेवलपमेंट हो ही नहीं पाता है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो जो मोनोलिथिक लोग होते हैं, जहां पर मोनोलिथिक कल्चर होता है, वहां पर रिजिडिटी रिजिडिटी बढ़ जाती है। मतलब कि लोग फ्लेक्सिबल नहीं होते, दूसरे दूसरे रिलीजन या दूसरे किसी कल्चर को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होते हैं। वो अपने ही कल्चर को सुप्रीम मानते हैं, है ना? उसी तरीके से तीसरी चीज, वो ऑर्थोडॉक्स हो जाते हैं। ऑर्थोडॉक्स यानी पुरानी विचारधारा को जो उनके पूर्वज करते आए हुए हैं, वो उन्हीं चीजों को फॉलो करते आ रहे हैं। जैसे कि जो जूस लोग होते हैं, जूस, अगर हम जूस को देखें तो जूस पीने वाला जूस नहीं, ये जूस, जूस, ठीक है, जिसको जर्मनी नाजी जो था, क्या नाम था, हिटलर, मार मार के सबको भगा रहा था। हाँ, तो ये जूस क्या कहते हैं कि दुनिया में इनसे ज्यादा प्योर कोई है ही नहीं, इसलिए कभी जूस किसी दूसरे इंसान को कन्वर्ट नहीं करते हैं कि तुम जुडाइज्म को जो है एक्सेप्ट करो। उनके उनके अकॉर्डिंग जो जूस है वही इस पृथ्वी पर प्योर है, बाकी सारे लोग प्योर नहीं है। दूसरे जो प्रजाति हैं, दूसरे रिलीजन वाले, वो प्योर नहीं है, इसलिए कोई जुडाइज्म को एक्सेप्ट करने लायक भी नहीं है। लेकिन वही क्रिश्चियनिटी में ऐसा नहीं है। क्रिश्चियनिटी को लोग मानते हैं कि सब भगवान के बच्चे हैं, सब जो है ईसा मसीह की ही देन है। तो वो क्या करते हैं कि सबको क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने की कोशिश करवाते हैं कि भाई सब लोग क्रिश्चियन बन जाए, क्रिश्चियन बन जाए। वही चीज इस्लाम में भी देखने को मिलती है, हाँ? और हिंदुइज्म जो है वो सबको समान मानता है, इसलिए हिंदुइज्म कहीं पर नहीं कहता है कि तुम, वो कहता है कि भाई तुमको जो धर्म अपनाना है वो धर्म अपनाओ, क्या लेना देना है, सब इंसान एक बराबर है। ठीक है, तो जब मोनोलिथ कल्चर होती है कहीं पर, अगर मतलब कि अगर हम कहें कि होमोजीनियस कल्चर है, होमोजीनियस लोग रह रहे हैं, तो वहां पर इस तरीके के वैल्यूज होंगे, लोगों में रिजिडिटी ज्यादा होगी, वो उनकी सोच विचारधारा ऑर्थोडॉक्स की होगी। समझ आई? वहीं अगर इसके इसके उलट अगर हम देखें हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस में यानी जहां पर अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, जैसे भारत, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं को एग्जिस्टेंस, यानी सब एक साथ मिलजुल के रहना। तो जब अलग अलग, भारत में कभी देखा है कि कोई यूपी से महाराष्ट्र में आया तो मराठी उसे भगा देंगे, या कोई पंजाब से जम्मू कश्मीर में गया तो कश्मीरी उसे भगा देंगे? ऐसा तो नहीं होता है। वहां सब भाईचारा से रहते हैं, सब मिलजुल के रहते हैं। तो जब हेट्रोजीनस लोग रहेंगे, हेट्रोजीनियस कल्चर के मतलब अलग अलग कल्चर के लोग एक जगह पर रहते हैं, तो वहां पर को एग्जिस्टेंस की भावना आती है कि सब एक साथ मिलकर रहे हैं। ठीक है, सब एक साथ मिलकर रहे हैं। जब सब एक साथ मिलकर रहते हैं तो उनके अंदर एक दूसरे के प्रति टॉलरेंस की भावना आती है, टॉलरेंस, है ना, कि अगर किसी ने कुछ कर दिया, अब जैसे पाकिस्तान से बार बार हमले होते रहते हैं भारत पे, पाकिस्तान मुस्लिम बहुल कंट्री, क्या पाकिस्तानियों के हमले करने से भारत में जो मुस्लिम है उनके खिलाफ नफरत जाग जाती है? नहीं।
वो तो कुछ पॉलिटिकल ऐसे मुद्दे हो जाते हैं कि पॉलिटिक्स लोग करते हैं, हिंदू मुसलमान मुसलमान को लड़ा के रखते हैं। नहीं तो ऐसा भारत में लोगों के अंदर ऐसी वैल्यू तो नहीं है कि कोई मुसलमान जा रहा है तो उसे कोई हिंदू मार देगा या कोई हिंदू जा रहा है तो उसे कोई मुसलमान मार देगा। ऐसा तो है नहीं। तो कोएग्जिस्टेंस के साथ-साथ टॉलरेट करने की भावना भी लोगों के अंदर आती है। और टॉलरेट करने की जब भावना आएगी, मतलब टॉलरेट करने की भावना तभी आ पाएगी जब लोगों के अंदर पेशेंस रहेगा। क्या रहेगा? पेशेंस, पेशेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है? तो ये पेशेंस जो वैल्यू है ये भी निकल करके आती है। ये भी निकल करके आती है। अब तीसरा चीज होता है कि पॉपुलेशन में हम तीसरी चीज को देखते हैं, जैसे भारत में ही है। अब भारत में किसी स्टेट में जहाँ पर पुरुषों का जो पॉपुलेशन है वो अधिक है, किसी स्टेट में महिलाओं का पॉपुलेशन अधिक है, कहीं पर पुरुष महिला इक्वल हैं, तो हम देख सकते हैं कि कुछ-कुछ जगह ऐसे होंगे जहाँ पर जेंडर जो रेशियो है ना, वो डिफरेंट हो सकता है। समझा? क्या हो सकता है? जेंडर रेशियो डिफरेंट। पहले मैं यहाँ लिखता हूँ, जियोग्राफिकल नहीं है, डेमोग्राफिकल रीजन। डेमोग्राफिकल रीजन। इसमें हमने पहली चीज क्या देखी? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, ठीक है? पॉपुलेशन में ओवर पॉपुलेशन और दूसरा अंडर पॉपुलेशन। अंडर पॉपुलेशन, ठीक है? अंडर पॉपुलेशन। उसके बाद हमने देखा डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी में होमोजीनस डाइवर्सिटी और हेटेरोजीनस। तो जीनस डाइवर्सिटी। अब हम समझते हैं जेंडर रेशियो। रेशियो, अब देखो जेंडर रेशियो में जैसे मैंने बताया कि कहीं पर हो सकता है म से मेल और फ से फीमेल, तो कहीं पर मेल ज्यादा हो सकते हैं फीमेल से, ठीक है? कहीं पर फीमेल ज्यादा हो सकती है मेल से और कहीं पर मेल और फीमेल इक्वल होंगे। अब देखो यहाँ पर कैसी लोगों के अंदर वैल्यूज आती हैं, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, जहां पर मेल ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू फीमेल, जैसे मैं हरियाणा की बात करूँ, हरियाणा में जो फीमेल है उनका सेक्स रेशियो बहुत कम है ना? मेल का सेक्स रेशियो बहुत ज्यादा है। तो जब शादियां होगी, जैसे कि शादी, मैरिज, तो समझना, मैरिज, मैरिज करना होगा, मान लो कि यहाँ पर मेल है 10 और फीमेल है 7, तो भाई 7 फीमेल की शादी 7 मेल से तो हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर 3 मेल तो अभी भी बच गए। अब इनका क्या किया जाए? दूसरे दूसरे गांव से उठाएंगे, तो वहां पर फिर कम हो जाएंगी, है कि नहीं? वहां पर कम हो जाएंगी। तो देखो ऐसा देखा गया है कि पहले से जो अगर हम अपना हिस्ट्री उठाकर देखें तो ऐसा देखा गया है कि जब फीमेल कम हो और मेल ज्यादा हो तो वहां पर एक महिला दो या दो से अधिक, एक या एक से, मतलब एक तो कॉमन है, दो या दो से अधिक पुरुषों के साथ विवाह कर सकती है, ठीक है? जैसे अब ये 3 पुरुष बच गए तो यहाँ पर एक महिला है, मान लो इन तीनों से ही शादी कर ले, ठीक है? और बची हुई फिर किसी 2 से शादी कर ले, तो आराम से सारा का सारा सिस्टम हो जाएगा, है ना? तो जब कभी भी एक महिला कई पुरुषों के साथ शादी करती है तो उसे हम कहते हैं पॉलीएंड्री। क्या कहते हैं? पोल्ट्री नहीं, पॉलीएंड्री। हाँ, पोल्ट्री मतलब मुर्गी पालन हो जाएगा। पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री का मतलब क्या होता है? दिन उसको क्या कहते हैं? बहुपतित्व। सब ऐसे कुछ कहते होंगे। पॉलीएंड्री, ये याद रखो, ठीक है?
हाँ, बहुपतित्व ही कहते होंगे, आई थिंक बहुपतित्व ही कहते हैं पॉलीएंड्री को, तो होता है। ठीक है? तो जहाँ पर अब यहाँ पर कि एक महिला जो है कई पुरुषों के साथ शादी कर रही है, तो क्या उनके लिए ये वैल्यूज़ गलत होंगे? उनके समाज के लिए ये वैल्यूज़ गलत होगा? नहीं गलत होगा। अब अगर हम इतिहास में उठा कर के देखें, तो ऐसी सभ्यताएँ हमें अपने भारत में देखने को मिली हैं कि नहीं मिली हैं? बताओ एक एग्ज़ाम्पल, पॉलीएंड्री का एक एग्ज़ाम्पल, द्रौपदी, है ना? द्रौपदी। द्रौपदी एक महिला थी और जो है उनकी 5 हस्बैंड थे, 5 हस्बैंड थे। तो इन्हीं जो पांडवास थे, पांडवास को अपना एंसेस्टर मानने वाले कुछ जनजातियां हैं भारत में, ठीक है? पांडवास को अपना एंसेस्टर मानने वाले जूनसवार और बावर, क्या समझ में आ रहा है? ये देखो, जूनसवार और बावर, ये कुछ जनजातियां हैं जो उत्तराखंड वगैरह के एरिया में और नेपाल से लगे हुए एरिया में रहते हैं। वो लोग कहते हैं कि भाई हम पांडवोस के क्या है, खानदान से बिलोंग करते हैं और हमारे यहाँ यही परंपरा रहती है कि एक जो महिला रहती है वो 3-4 पुरुषों के साथ विवाह करती है। उनके यहाँ पॉलीएंड्री का ये सिस्टम देखने को मिलता है, तुम इसके बारे में बाकायदे पढ़ सकती हो। और यहाँ पर फिर सोचोगे कि अच्छा फिर बच्चों का क्या सिस्टम होगा कि भाई कौन सा बच्चा बड़े भाई का होगा, कौन सा छोटे भाई का होगा, कौन से मझले भाई का होगा, तो बड़ा ही गड़बड़ वाला सिचुएशन हो जाएगा। तो वहां पर उनके यहाँ ऐसा सिस्टम बना रखा है कि जो पहला बच्चा होगा वो बड़े भाई का कहलाएगा, दूसरा बच्चा मिडिल का कहलाएगा, तीसरा बच्चा तीसरे का कहलाएगा। समझ में आया? हाँ, अब कैसे पता चलेगा किसका है? ओके, डीएनए टेस्ट करवाने जाएंगे बार बार, है ना? तो वो एक सोशल सिस्टम बना रखा है कि भाई ऐसे-ऐसे हम कंसीडर करेंगे। तो पॉलीएंड्री का केस कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये समझ में आया? जहाँ पर मेल ज़्यादा होंगे और फीमेल कम होंगी। लेकिन वही चीज़ अगर केस उल्टा हो जाए तो? जहाँ पर जहाँ पर फीमेल ज़्यादा हैं और मेल कम हैं, तब क्या होगा? तब तो भाई जो मेल होगा, एक मेल वो कई सारे महिलाओं से शादी करेगा। तो जब एक मेल कई सारे महिलाओं से शादी करता है, तो उसे हम कहते हैं पॉलीगेमी, है ना? पॉलीगेमी। और इसका इसका एग्जाम्पल तो हम लाइव देखते हैं कि राजा दशरथ की कई पत्नियां थी, है ना? चाहे जो मोहम्मद साहब थे इस्लाम में, उनकी कई पत्नियां थी, है ना? उसके बाद हम उतना दूर न जा करके जब राजा रजवाड़ों का समय था वहीं देख लो, राजाओं की कई कई पत्नियां हुआ करती थी, है कि नहीं? तो पॉलीगेमी के एग्जाम्पल हमें बड़े आराम से मिल जाते हैं, लेकिन पॉलीएंड्री के लिए हमें अगर करंट में कहीं याद रखना रहेगा तो जूनसवार वाला ट्राइब को याद रखना कि यहाँ पर आज भी प्रेवलेंट है, ये चीजें होती हैं ऐसी, ठीक है? और उसके बाद तीसरा चीज आता है, जहाँ पर मेल फीमेल इक्वल होंगे तो वहां पर भाई मोनोगेमी होगी। मोनोगेमी, एक महिला एक पुरुष, एक महिला एक, ये तो हमें समाज में देखने को मिलता है। तो अब कहीं पर भी किसी भी सिस्टम को, मतलब कि अगर किसी को देखो कि भाई उसके औरत एक है, 4 पति है, तो ये अज़्यूम नहीं कर लेना है कि उसका कैरेक्टरलेस है या उनकी कैसी वैल्यूज़ हैं। पहले समझना है कि अच्छा ऐसी क्या वजह है कि एक औरत 5 मर्द के साथ शादी की है या एक आदमी 4 औरतों के साथ शादी किया है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? तो इसके पीछे ये एक बड़ी वजह होती है। और शादी करना या शादी भी एक तरीके का क्या है? वैल्यू सिस्टम ही है ना? नहीं तो अगर शादी वैल्यू सिस्टम नहीं होती तो शादियां होती ही क्यों? हाँ? ये चीज समझ में आ गया। हमने अलग अलग समाज में अलग अलग तरीके के वैल्यूज हो सकते हैं, उसके पीछे 5 रीजन देखे, जिसमें से हमने 2 रीजन कंप्लीट कर लिए। एक तो ज्योग्राफिकल और दूसरा डेमोग्राफिकल। डेमोग्राफिकल। अब हम रिलीजियस
इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जो रीजन है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम